सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। कैसे हो सभी लोग और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़ जो कि मैं आपको छोटे छोटे से माइक्रोबायोलॉजी के जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट बना के दे रहा हूँ। देन गारंटी है इतना शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए ये टोटल लेक्चर है जो कि मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। सो आज का जो हमारा यूनिक सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर ये क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन। सो आज मैं आपके लिए माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट लाया हूँ और आपको मैं आज बताऊंगा कि आखिरकार माइक्रोब्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं, क्या है ये फंडा, न्यूट्रिशन का फंडा क्या है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा, शानदार सा, बहुत ही बेहतरीन सा जो है एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन क्या होता है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो आज मैं आपको टॉपिक दिखाने वाला हूं वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको सभी को पता है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है जहां पर अगर मैं अपने खुद के माइक्रोफ्लोरा की बात करूं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के ऊपर भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहाया नहीं है, नहीं, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि सारे माइक्रोब्स मेरी बॉडी के ऊपर के बेनिफिशियल है मेरी बॉडी के लिए। और अगर मैं आपको ये कहूं कि हम एक टाइप के माइक्रोफ्लोरा पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रेसिडेंट माइक्रोफ्लोरा। क्या होता है ये रेसिडेंट माइक्रोफ्लोरा? रेसिडेंट माइक्रोफ्लोरा उन माइक्रोब्स को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने उसकी लोकेशन से निकाल कर उसको दूसरी लोकेशन में रख दे इसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और जैसे ही ये माइक्रोब्स के चारों ओर का एनवायरनमेंट चेंज होता है इसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और ये नॉर्मल माइक्रोब्स से कन्वर्ट होकर ऑपर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑपर्चुनिस्टिक का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक माइक्रोब्स। और तब माइक्रोफ्लोरा यहां पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का ये इन्फेक्शन से क्या लेना देना, यही सोच रहे हो ना आप? इसका मतलब ये नहीं। तो मैंने क्या कहा, रेसिडेंट माइक्रोफ्लोरा अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में रहता है। इसका मतलब उसको उसकी लोकेशन का फूड मिलता है। लाइक मैं तो होस्ट हूं उस माइक्रोब्स का, और अगर मेरी स्किन के ऊपर कोई माइक्रोब्स है तो मेरी स्किन का न्यूट्रिशन उसके लिए न्यूट्रिशन हुआ। इसी बात पे मैं आपको यही कह रहा हूं कि हर एक स्पेसिफिक माइक्रोब का स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है और उसी न्यूट्रिशन के बेसिस पर कुछ माइक्रोब्स को डिवाइड किया जाता है। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिएंट कंपोनेंट जिसका यूज करके माइक्रोब्स अपने नंबर को इंक्रीज करता है, उसी को हम माइक्रोबियल ग्रोथ बोलते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ साइज के ऊपर नहीं होता है, नंबर के ऊपर होता है कि नंबर कितना बढ़ रहा है। और नंबर तभी बढ़ेगा जब न्यूट्रिशन होगा, नहीं तो स्टेशनरी फेज या डेथ फेज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है असेंशियल ऐसे न्यूट्रिएंट। हालांकि मैंने अपने नोट्स ही शेयर की है आपके लिए, और अगर मैं असेंशियल न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं तो पहली बात होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। इनका काम होता है स्ट्रक्चरल बॉडी फॉर्मेशन का, मतलब उस माइक्रोब्स की बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को फॉर्म करना है। और कुछ ऐसे फंक्शनल रोल होते हैं जैसे कि कार्बन का यूज होता है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। हाइड्रोजन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारा डीएनए मेंटेन रहता है, हमारा नहीं, माइक्रोब्स का। ठीक है, हमें माइक्रोब्स के एस्पेक्ट से इसको पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में पूछा जाता है। 4 आपको एग्जाम्पल देंगे और उसमें से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का रखेंगे, बाकी 3 माइक्रो का रखेंगे। पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पर? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम, पोटेशियम एंड देन आयरन। ठीक है, ये क्या काम करते? ये एज अ कहीं कहीं पर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करते, कहीं कहीं पर कोफैक्टर की तरह काम करते। मैं आपको बता चुका हूं कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर जो कि किसी एंजाइम को सम टाइम के लिए फंक्शनल बनाने का काम करते हैं और फिर बाद में ये इससे हटकर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप कंप्लीटली बाइंड होते हैं किसी एंजाइम पर और लंबे समय तक उसको फंक्शनल बनाए रखने का काम करते हैं।
तो अब आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए, जो कि अधिकतर माइक्रोब्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं? सो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, मोलिब्डेनम। सो मैंने इनके एंजाइम्स के नाम भी लिखे हैं, जैसे कि जिंक के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर कॉपर के लिए मैंने लिखा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और मैग्नीज जो कि यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 में काम आता है, वो माइक्रोब ऑटोट्रॉफिक जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक जो कि क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का काम करता है। सो इनके पास तो हो गया ना ऑब्वियसली फोटोसिस्टम 2। कुछ ग्रोथ फैक्टर, हालांकि ये सफिशिएंटली जरूरी नहीं होते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इंक्रीज करते हैं। और याद करो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है फेड बेच फर्मेंटेशन, जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहेंस किया जाता है ड्यू टू देयर ग्रोथ फैक्टर उनको अप्लाई करके, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर उनके बायोमास को इंक्रीज करते हैं और हमें बायोमास ही चाहिए होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमें बायोमास नहीं चाहिए होता है, हमें कंपनी जो होती है, कंपनी बैक्टीरिया को कुछ नहीं करती है, बैक्टीरिया से मिलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। सो वो क्या करेगी बायोमास का, यही सोच रहे हो ना? सो आपको मैं बताता हूं, इधर आओ। आपने नाम सुना है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का? उस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर जो हाइब्रिडोमा सेल बनती है, वो सेल से बनती क्या है? एंटीबॉडी। सो उसी हाइब्रिडोमा का बायोमास बनाया जाता है। जितनी ज्यादा हाइब्रिडोमा उतनी ज्यादा एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए यहाँ पर फेड बेच कल्चर लगाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना, किसी को मत बोलना। अगली बात कर ले। सो अगली बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसा न्यूट्रिशन के क्लास होते हैं एनर्जी और कंपाउंड के लिए। सो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और एनर्जी का सोर्स वो ऑटोट्रॉप, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप अपनी एनर्जी लाइट से लेते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप अपनी एनर्जी केमिकल से लेते हैं, ठीक है। फिर कार्बन सोर्स की बात कर ले, ऑटोट्रॉप अपनी एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप अपनी एनर्जी को एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। ई कोलाई याद है, प्लेटिंग करी थी आपने EMB अगार पर, सेलेक्टिव मीडिया जो कि ग्रीनिश कॉलोनी देता है। सो उसी मीडिया प्लेट के ऊपर जो हम ई कोलाई ग्रोथ कर रहे हैं वो एक टाइप का हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि वो कभी खाना नहीं बनाता है, वो डिपेंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो कि आप उसको मीडिया बना के देते हो। सोचो खाना आप बनाओ, खाए बैक्टीरिया, यही तो यूनिक बात है माइक्रोब्स की। चलो, सो कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेटेरोट्रॉफ, फोटो कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो हेटेरोट्रॉफ। एग्जाम्पल याद रखो, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, पल्पल सर्पल बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग एंड देन फंजाई। आगे बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो बस एक ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जब अगर कभी न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा अपने अंदर? सो पहला ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कहा जाता है डिफ्यूजन। और ये देख सकते हो आप, बहुत सारी गैसेस का डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है चैनल बनाकर, इसको कहा जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर आप देख रहे होगे ये एक चैनल जो कि बैक्टीरिया में भी काम आता है फ्लैजिला के मूवमेंट करने के लिए, इसको हम ATPase चैनल बोलते हैं, प्रोटोन पंप बोलते हैं, जो कि ATP का प्रोडक्शन करता है और फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ग्रुप ट्रांसलोकेशन की बात कर ले तो लाइक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, जहां पर एक आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाता है और एक आयन अलोंग द कंसंट्रेशन जाता है। एंडोसाइटोसिस की बात अगर करें, कोई बैक्टीरिया है, उसके पास में अगर कोई कंपोनेंट है जिसको वो इनगल्फ करना चाहता है, सो वो पहले अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करता है और आफ्टर वेसिकल बनाकर उसको अंदर ले लेता है, इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। टाइप ऑफ मीडिया की बात कर ले, कितने टाइप के मीडियाज होते हैं? सो पहला मीडिया होता है डिफाइंड मीडिया, जिसके अंदर टोटल वो सारे माइक्रो और मैक्रो कंपोनेंट डिफाइंड या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में होते हैं, उसको कहा जाता है डिफाइंड, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होती है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया, लाइक जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का एडिशन करते हैं, जैसे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट और यहाँ पर पेप्टोन, जो कि एक्स्ट्रा एडिशन माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये एक्सट्रैक्शन अननोन होता है, याद रखना है आपको। सेलेक्टिव मीडिया, जो कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो बनाया जाता है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन को ध्यान में रखकर।
फॉर एग्जाम्पल EMB अगार जो कि ई कोलाई के लिए ग्रीनिश कॉलोनी प्रोवाइड करता है और मात्र ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक एग्जाम्पल मैकोंकी अगार जो कि यहाँ पर एज अ 2 टाइप का मीडिया बनाता है, सिलेक्शन मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, जो कि मात्र ग्राम नेगेटिव को ग्रोथ कराता है, ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ यहाँ पर इनएक्टिवेट होती है। और ये डिफरेंशियल की तरह भी काम करता है, जैसे कि नेक्स्ट डिफरेंशियल मीडिया है। सो यहाँ पर मैकोंकी अगार 2 टाइप का काम करता है, एक होता है डिफरेंशियल, एक होता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर ये ग्राम नेगेटिव के लिए सेलेक्ट होता है। डिफरेंशियल की बात करें तो ये लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग माइक्रोब्स के लिए काम करता है। तो वो माइक्रोब जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं पिंक कलर की कॉलोनी बनाते हैं, जो नहीं करते वो व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाते हैं। वही हीमोलाइसिस की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जिसको कि ब्लड अगार के ऊपर ग्रोथ करते हैं, जो हीमोलाइसिस करते हैं, आरबीसी का डिग्रेडेशन करते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं आरबीसी को, वो येलो कलर की दिखाई देते हैं कॉलोनी, और जो नहीं करते हैं वो हमें यहाँ पर रेड कलर की कॉलोनी दिखाई देती है। ठीक है, चलो फिर स्पेशल मीडिया जो कि इनरिचमेंट मीडिया है। मैंने आपको बताया ना हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर जिसका यूज करते हैं हम फेड बेच का, वहां पर ऐसे मीडिया का यूज किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच मीडिया होता है, इसी को हम बोलते हैं इनरिचमेंट मीडिया। वही मिनिमल मीडिया की बात कर ले तो वहां बहुत ही कम से कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उसे कहा जाता है मिनिमल मीडिया, जिसके ऊपर माइक्रोब्स मात्र ग्रोथ कर सकता है, स्पेशल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे आ जाते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए डिस्टर्बेंस यूज करते हैं। सो होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होती जाए तो वो स्टेशनरी फेज में आता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनाने लगता है, और अगर बहुत ही कम हो जाए तो वो डेथ फेज में आकर यहाँ पर मर जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर के बेसिस पर माइक्रोब्स अलग अलग टाइप के होते हैं। साइक्रोफिल जो कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करता है, मीजोफिल जो कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करता है, फिर थर्मोफिल जो कि 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करता है, हाइपर थर्मोफिल जो कि 70 डिग्री अबाव ग्रोथ करने का काम करता है। पीएच के बेसिस पर होते हैं एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल और एल्किलोफिल जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में, न्यूट्रल एनवायरनमेंट में और एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन, कुछ बैक्टीरिया जो कि ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं, जिनको थोड़ी सी भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली सो वो मर जाएंगे, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करने वाले माइक्रोब्स को ही कहा जाता है यहाँ पर ऑब्लिगेट एरोबिक। फिर एक होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक जो कि टोटली एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली सो इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये मर जाएंगे। एक होता है फैकल्टेटिव जो कि ऑक्सीजन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, लाइक हमारा तो बिल्कुल काम अच्छा है, हम तो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। एक होता है सैलिनिटी, हायर सॉल्ट की कंसंट्रेशन में ग्रोथ करने वाले माइक्रोब्स को कहा जाता है हेलोफिल। हायर प्रेशर की कंडीशन में ग्रोथ करने वाले माइक्रोब्स को कहा जाता है बैरोफिल। हायर ड्राई कंडीशन में ग्रोथ करने वाले माइक्रोब्स को कहा जाता है ज़ेरोफिल्स। तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। सो बैरोफिलिक बैक्टीरिया, बैरोफाइल्स और ज़ेरोफाइल, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको अभी के अभी। सो अपने नोट्स बना लेना मेरी आवाज़ सुनकर। कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब होते हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनारोबिक कंडीशन में सल्फर कंपाउंड होता है जो कि अमीनो एसिड के रिडक्शन में काम आते हैं। आयरन अपटेक, कुछ सीडोफोर्स होते हैं जो कि आयरन का यूज करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से। अब मेजर टॉपिक न्यूट्रिशन, तो पहला आता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं। इसमें पहला टाइप आता है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। सो ये एनर्जी के फॉर्म में लाइट का यूज करते हैं और कार्बन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइनोबैक्टीरियम और क्लोरोबियम।
प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यूज करते हैं। अगला क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि एज अ केमिकल का यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं कार्बन के लिए। और यहाँ पर कौन नाम आ जाएगा? नाइट्रोसोमोनास, जो कि अमोनिया का यूज करते हैं एनर्जी के लिए, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराकर। और एक होता है थायोबैसिलस, जो कि सल्फर का यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग पर्पज से। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि अपना फूड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, है ना, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। इसमें पहला आता है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करता है। ज्यादातर फंजाई ऐसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, बट फंजाई के अंदर एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो कि एंजाइम्स को बाहर सीक्रेट करते हैं और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? हाइफा, फंजाई का हाइफा। एग्जाम्पल कौन कौन से है? बैसिलस और स्यूडोमोनास। याद रखो, स्यूडोमोनास का यूज बहुत ही ज्यादा तौर पर बायो रेमेडिएशन पर्पस से किया जाता है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक ऐसा माइक्रोब्स है जो कि बायो रेमेडिएशन पर्पस से बहुत सारी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और एक स्यूडोमोनास की स्पीशीज जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, स्यूडोमोनास पुटीडा, जो कि ऑयल की स्पील को डिग्रेड करने का काम और टोलुइन को डिग्रेड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, जो कि किसी होस्ट के ऊपर ग्रोथ करते हैं और होस्ट को हार्मफुल पहुंचाते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ऐसा हमारे लंग्स में ग्रोथ करता है। एक होता है रिकेट्सिया। एक नेक्स्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करते हैं, जैसे कि लाइक राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है लेग्यूमिनस प्लांट में। कुछ मिक्सोट्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, बट एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि यूग्लिना, है ना। आगे कुछ फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर ले तो पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपनी एनर्जी लाइट से लेते हैं, है ना, यूज कर रहे हैं लाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं कार्बन सोर्स के रूप में। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। फोटो हेटेरोट्रॉफ, जो कि अपनी एनर्जी को लाइट से लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, जो कि यहां पर आ जाएगा रोडोस्पाइरिलम। याद रखना है आपको, कार्बन के सोर्स के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनर्जी के लिए लाइट। अगला है कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि केमिकल कंपाउंड का यूज करेंगे एनर्जी के लिए। सो इसमें पहला कीमो ऑटोट्रॉफ, जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, है ना, इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज एनर्जी के लिए और CO2 का यूज कार्बन के लिए। फिर आते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे हैं दोनों ही एनर्जी और कार्बन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिशिया कोलाई, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलो सो यहाँ पर लास्ट समराइज कर लेते हैं, है ना। टाइप फोटो ऑटोट्रॉफिक, लाइट एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स CO2, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोबियम। फोटो हेटेरोट्रॉफ, light as a energy source, organic compound is a carbon source, rhodobacteria and rhodospirillum example। कीमोऑटोट्रॉफ, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं लाइट सोर्स के रूप में और एनर्जी के लिए और कार्बन सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस। एक होता है कीमो हेटेरोट्रॉफ, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज एनर्जी के लिए भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी करते हैं, कार्बन के लिए भी, लाइक एस्चेरिशिया कोलाई और स्यूडोमोनास। सो यहाँ पर हमने टोटल सारी बातें पढ़ ली है। सो एक न्यूज बहुत ही बेहतरीन सी आपके लिए वापस से कि मात्र 1 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। सोचो, मात्र 1 रुपए में, और वो भी अब मैं YouTube पर आपके लिए इतना बढ़िया सेशन ले रहा हूँ। तो सोचो आपके लिए टेस्ट सीरीज कितनी बढ़िया होगी। सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है www.ifasonline.com पर, वहां से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और भी सबसे ज्यादा स्पेशल ऑफर आपके लिए इस 26 जनवरी पर। सो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से और IFAS की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। और आपके लिए IFAS लाया है टोटल सारे कोर्सेज पर 65% का ऑफ, जो कि MSc एंट्रेंस एग्जाम के रिकॉर्डेड कोर्स हो या तो बैच लाइव हो। और आपको बता दूं मैं, बैच लाइव शुरू हो चुका है 20 जनवरी से। सो इस नए साल के अवसर पर हमने जो ये बैच चलाई है, ये टोटल
टोटली सिर्फ सिलेबस अपडेटेड बैच नहीं है, हमारे फैकल्टी अपडेटेड बैच है, जो कि हमारे फैकल्टीज ने 2024 में जितना अपने अंदर अपडेशन किया है, बस उसी अपडेशन को 2025 में बच्चों के साथ में एज अ सिलेक्शन टारगेट लेकर चल रहे हैं। सो सभी को मैं यहां पर वापस से कहूंगा कि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, मात्र 65% के ऑफर के साथ में आपको यहां पर कूपन कोड लगाना है IFAS65 और इसी कूपन कोड के साथ आप हमारी बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को ग्रैब करने के लिए आप हमारे इस बारकोड से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ये सारी पीपीटीज को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो मिलते हैं इसी तरीके से ऐसे ही वीडियोस के साथ में।